नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, पिछले 72 घंटे की अगर बात की जाए तो पिछले 72 घंटों में सियासी मंजरनामा बड़ी तेजी से तब्दील होता जा रहा है। इस बार हम देख रहे हैं कि सारा का सारा जो फोकस है वो रूलिंग पार्टी के अंदर होने वाली तब्दीलियों पर है। क्या पार्टी के लिए डू एंड डाई और मेक और ब्रेक का वक्त आ गया है पार्टी का? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक बड़ा ग्रुप, एक बड़ा हिस्सा हुकूमत के लिए दर्दे सर बना हुआ है। हुकूमत पर मुसलसल दबाव जो है वो बढ़ाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि कौमी और सूबाई असम्बली में भी पार्लिमानी लीडर्स मुकर्रर किए गए, इसके साथ साथ बाकायदा तौर पर हल्फ लिए गए और ये तक कहा गया कि अगर इंतकामी कार्रवाई का ये सिलसिला बंद नहीं हुआ तो फिर हुकूमत को हम बजट में वोट नहीं देंगे, बजट के दौरान हुकूमत को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। आज की जो डेवलपमेंट है इस हवाले से अगर बात करें तो आज पंजाब हुकूमत ने जहांगीर तरीन ग्रुप से बाकायदा तौर पर बातचीत का फैसला कर लिया है और कल ये ग्रुप वजीर आला पंजाब से बात करेगा और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि अब ये मामला अफाम व तफहीम से हल होगा। इसके साथ साथ जराए से कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ सीनियर जो विफाकी वज़रा हैं उनका राबिता हुआ है जहांगीर तरीन ग्रुप से और मामला जो हैं वो तय पा गए हैं और जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि हुकूमत को बजट में सपोर्ट किया जाएगा। अब ये मामला किधर जाएंगे, ये ग्रुप हुकूमत के लिए कितना संजीदा क्राइसिस पैदा कर सकता है और क्या ये ग्रुप हुकूमत पर प्रेशर डालने में कामयाब हो गया है कि वाकई जो मामलात हैं वो हल होने जा रहे हैं। सारे मामलात पर आज के प्रोग्राम में नाज़रीन बात करेंगे और बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा PTI और अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली जनाब अली शेख साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया अली आदिल शेख साहब आपका। और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे तरीन ग्रुप से खुरम लगारी साहब भी। लेकिन आदिल शेख साहब आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं। खबरें कुछ आ रही हैं कि सीनियर विफाकी वज़रा ने जहांगीर तरीन से राबिता किया है और हुकूमत और तरीन ग्रुप के दरमियान जो मामलात हैं वो तय पा गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या वाकई जो तरीन ग्रुप है उनकी डिमांड्स मानने जा रही है हुकूमत और क्या वाकई प्रेशर में आ गई है गवर्नमेंट? देखिए, मैं समझता हूँ कि तरीन साहब ने जो कल बात की उन्होंने तो कहा कि हम ठीक है मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन हम तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, हम तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम तहरीक इंसाफ का उनमें शामिल हैं। तो उसमें तरीन साहब की बात अलग है और तरीन ग्रुप की जो बात हो रही है जिसमें कुछ लोग आगे बातें कर रहे हैं। लाजिम बात है कि सियासी लोग होते हैं, बयानबाजी, ये वो, कुछ प्रेशर, कुछ धक्का, कुछ पीछे, कुछ आगे, वो सब चलता रहता है। लेकिन ऐसा तरीन साहब से, उनकी जात से ऐसा कोई मामला नहीं है कि जिसके अंदर कोई ये हो कि जी कोई अलग कोई ग्रुप बना लिया गया, कोई अलग हो गए, पार्टी से अलग हो गए। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सब हमारे अपने हैं। और तरीन साहब ने बाकायदा जो उनका वर्जन सामने आ रहा है उनका वो तो वर्जन नहीं है जो हमारे कुछ दोस्त जो है वो उसको लेकर चलना चाह रहे हैं। मैं नहीं समझता कि मामला बात तो तब बनती है जब बात खराब हुई हो। बात तो खराब नहीं होती, चलती रहती है। ये हमेशा प्याली में तूफान उठता है। कभी MQM इस्तीफा देती थी, कभी Q लीग देती थी, कभी कोई देता था, कभी कोई देता था। ये वो इत्तेहादी थे, ये हमारे अपने हैं। हमारी बातचीत चलती है और पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही है। अपनों से बात करना, ना प्रेशर में आना होता है, ना दबना होता है, अपनों से बात चल रही होती है। कोई नई स्टोरी नहीं है इसके अंदर। मैं समझता हूँ कि ये एक इशू है, लोकल इश्यूज हैं, मामलात हैं, लोगों के हल्कों के मामलात होते हैं, उनको भी हल कर रहे हैं। लेकिन हलीम आदिल शेख साहब वो एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि पार्टी के खिलाफ नहीं जाऊंगा, साथ रहूंगा, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक रेड लाइन क्रॉस हो रही है। ग्रुप बन गया, फिर हमने देखा वजीर आजम के साथ मुलाकात हुई, फिर पंजाब असम्बली, कौमी असम्बली के अंदर पार्लिमानी लीडर्स बन गए। फिर हम राजा रियाज साहब को कल सुन रहे थे, वो कह रहे थे तरीके अदम एतमाद भी आ सकती है और इंतकामी कार्रवाइयां बंद ना हुई तो फिर बजट में भी मसाइल आ सकते हैं। अब तो बहुत लाइट ले रहे हैं, वो तो धमकियां दे रहे हैं। तो राजा रियाज साहब जो है वो, मैं अफसोस के साथ यहाँ तो सिर्फ राजा रियाज साहब की बात है, मैं किसी और की बात नहीं करूंगा, सब हमारे लिए बहुत मोहतरम है। राजा रियाज साहब की ट्रेनिंग है पीपल्स पार्टी की। राजा रियाज साहब ने 2013 में 17,000 वोट लिए थे। 2018 में तहरीक इंसाफ की छतरी में उनको 1.25 लाख वोट मिले हैं। तो राजा रियाज साहब की जो लैंग्वेज है, उनकी जो बात है, वो वही ट्रेनिंग है पीपल्स पार्टी की। सर नजीर चौहान साहब को शायद आपने सुना नहीं है, वो तो कह रहे थे PTI सिर्फ इमरान खान नहीं है, वो भी धमकियां दे रहे थे। वो कह रहे थे इमरान खान नहीं है तो क्या PTI नहीं है? ये मैं समझता हूँ कि राजा रियाज साहब समझ रहे होंगे शायद ये आसिफ जरदारी साहब हैं, ये बिलावल जरदारी साहब है, ये इमरान खान है।
तो राजा रियाज साहब को अपने मामला को ठीक कर लेना चाहिए, अपनी टोन को। बाकी तरीन साहब हैं, दीगर जो हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, साथी हैं, अपने हैं, इनके गिले शिकवे बहुत सारे जायज हैं, इंशाल्लाह उनको हल भी करेंगे हम। लेकिन जो स्टाइल राजा रियाज साहब का है, तो जानते नहीं, इमरान खान ना दबके में आता है, ना दमक में आता है, ना दबाव में आता है, ना ब्लैकमेलिंग में आता है। इमरान खान है। राजा रियाज साहब को पुरानी उस स्टाइल से चलना चाह रहे हैं। राज साहब का स्टाइल पीटीआई के अंदर काबिल कबूल नहीं है। और ये वही मैंने बताया आपको कि राजा रियाज साहब कोई पूरे तर्जुमान नहीं बन गए उनके। राजा रियाज साहब को सिर्फ डराने के लिए रखा हुआ, लेकिन पीटीआई डरती नहीं है। अच्छा शेख साहब, इसमें 2-3 चीज़ें शाम बात कर रहा हूँ। पहले तो अच्छी बात यह है कि आप माशाल्लाह बड़े दिमाग लीडर हैं, वर्कर भी हैं, और पीपल्स पार्टी जो करती रही आपके साथ, आपने ज़बरदस्त तरीके से भुगता भी और अभी मैदान में खड़े हैं, वो अपनी जगह पे है। देखिए मुझे लगता है शेख साहब कि मामला इतना आसान नहीं है। देखें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली तो बात यह है कि अगर आप एलाइज की बात करें, आप कह रहे हैं कि हम भुगत रहे हैं एम को भी, और उसके बाद PMLQ को भी और बाकी लोगों को भी। देखें इस दफ़ा जो है ना, गवर्नमेंट वर्सेस ओपोजिशन नहीं है। अब यह है कि गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट और PTI वर्सेस PTI हो रहा है सब कुछ जो हो रहा है। और दूसरा, अगर सईद अकबर साहब जो पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किए गए हैं पंजाब असम्बली में, ये फॉरवर्ड ग्रुप की तरफ से या हम ख्याल ग्रुप की तरफ से, वो ये कहते हैं कि 3 माह से हमारा ग्रुप बना हुआ है, आज की बात नहीं है। ये तो जिस तरफ सूरत हाल लेके जा रही है, वो तो लगता है कि 1.5 दिन के अंदर 2 तब्दीलियाँ हुई हैं। अब जिस तरह आज खबरें थी कि जी चीफ मिनिस्टर साहब जो है ना, आज 50 लोगों को MPs को मिले हैं, हफ्ते वाले दिन इन लोगों को मिलने जा रहे हैं। आज ये खबरें हैं राजा रियाज की, कल की बात है। आज की बात सुने शेख साहब और उनके कुछ लोगों की बातें, वो कहते हैं हमारे मामलात बड़ी हद तक तय हो गए हैं और ये कि अब हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने का वक्त आ गया है। तो मेरा सवाल ये आपसे सीधा कि जी क्या जहांगीर तरीन साहब भी ज़फ़र मिर्ज़ा की तरह और उसके बाद आमिर कियानी की तरह और नदीम बाबर की तरह, जिन पे करप्शन के इल्ज़ामात थे, पतली गली से निकल गए थे, तो JKT भी गुजर जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई पतली गली से नहीं निकला। इल्ज़ामात अगर देखें तो सबसे पहले बाबर अवान साहब पे आए थे, अलीम खान साहब पे आए थे, वो अलहदा हुए थे। इनका तहकीकाती इदारों ने तहकीकात की थी, कोई क्लियर हो गया था, कोई रह गया था। आज भी कैप्टन सफदर साहब के खिलाफ इंक्वायरी खत्म हुई है, तो क्या वहां भी कोई पतली गली से वो निकले हैं? वो तो कहा जा रहा है ना, बहुत सारी इंक्वायरीज नए आजाद इदारा है उनकी खत्म भी होती है और आगे बढ़ती भी हैं। बात यह है कि वैसे तो पहले कोई रिवायत ही नहीं थी कि सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ कोई इदारे खुल के इंक्वायरी कर सकें। आज अगर इल्जामात की जद में कोई आता है तो जफर मिर्जा साहब ने भी अपने आप को पेश किया था, वो साफ होकर निकले थे। आमिर कियानी साहब की भी इंक्वायरी चली थी, पता नहीं चल रही है, खत्म हो गई, क्या हुआ? उनको तो एलिवेट शेख साहब कर दिया गया था, उनको तो पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया था। इसमें सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है आप पे। देखिए, जब तक 200 रुपए का कहते नहीं टीका लगा था दवाइयों में। एक शाम भाई, ना 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 ना, आज किसी के जबान कहने से सारे इल्जामात कोई मीडिया पे लगाने से, एंकर के इल्जामात लगाने से, पॉलिटिकल पार्टीज के इल्जामात लगाने से, कोई खबर छप जाने से सच नहीं हुआ करता। बहुत सारी खबरें हकीकत नहीं हुआ करती हैं और बहुत सारी हकीकतें खबर में नहीं आया करती। दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। बात यह है कि जब किसी पे साबित होगा हमारा हिस्सा नहीं रहेगा, और अगर कोई बरी होकर आ जाएगा तो हमारा हिस्सा होगा। लाजिम बात है, सिर्फ इल्जामात के ऊपर अगर उठाए, और देखिए ये भी पहली दफा हो रहा है, पहली दफा हो रहा है कि अगर अलीम खान पे इल्जाम लगा वो अलहदा हो गए, बाबर अवान साहब पे इल्जाम लगा वो अलहदा हो गए, जुल्फिकार बुखारी साहब किसी इल्जाम के वो नीचे आए तो अलहदा हो गए। ये पहली दफा हो रहा है, कोई पतली गली से नहीं निकलता। मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं, पहली दफा ही ट्रेंड चला है, नहीं तो कोई मुड़ के नहीं देखता। मैं जिस सेल में रहता हूँ ना जी, आइए जरा, हर मिनिस्टर नायबजदा है, हर मिनिस्टर के खिलाफ करप्शन के केसेस हैं, वज़ीर आला समेत तमाम लोग करप्शन में है। कोई पकड़ने को तैयार नहीं है, कोई उनसे सवाल पूछने को तैयार नहीं है, कोई देखने को तैयार नहीं है। बात यह कि जो आपने फरमाया कि राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि मसला हल, मैं तो वही बात पहले कह रहा हूँ कि मसला कोई था ही नहीं। ये इश्यूज होते हैं पार्टी की सियासत में, बयानबाजी, ये वो सारा चलता है। ये हम सियासी लोग हैं, ये सब कर रहे होते हैं। लेकिन माजरत के साथ शेख साहब, अगर एक चीज़ तो जिसमें कहते हैं ज़मीनी हक़ाइक़ में से एक हकीकत यह है कि जहांगीर खान तरीन के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही थी, जो इंक्वायरी हो रही थी, जो केसेस बन रहे थे, बनाए जा रहे थे, वो स्लो हो गए हैं। वो जो स्पीड बड़ी तेज़ी से आगे जा रही थी इंक्वायरी वाली जो मामलात की, वो रुक गई है एक। और दूसरा, लोग कहते हैं कि जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि जी ठीक है, मेरा कोई दोस्त हो, अपना हो, बाहर का हो, करप्शन बर्दाश्त नहीं करूँगा, बहुत से हवालों से, बिल्कुल वो ठीक कहते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर को एक और बात का भी शेख साहब बड़ा गुस्सा है कि वो बयान जो यूसुफ रज़ा गिलानी का है, जिसमें वो कहते हैं कि मुझे
जब मैं सेनेट का इलेक्शन मैंने लड़ा और मैं जो जीता हूँ, इसमें बहुत सारे जहांगीर खान तरीन ग्रुप के लोगों ने मुझे वोट दिया। कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर इस बात से भी बड़े अनाए हुए हैं। देखिए श्याम भाई, यूसुफ रजा गिलानी साहब जितने बयानात इस वक्त दे रहे हैं, उस लिहाज से तो उनके 250 वोट होने चाहिए। वो हर ग्रुप को कहते हैं कि इसने भी मुझे वोट दे दिया, इसने भी मुझे वोट दे दिया, एमक्यूएम ने भी दे दिया, क्यू ने भी दे दिया, इसने भी दे दिया, नाराज ग्रुप ने भी दे दिया, तरीन साहब ने भी दे दिया। तो जितने वो एक सियासी गेम खेलते हैं, हर बंदे क्या कहते हैं, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। अगर सबने उनको वोट दे दिया, उनके तो 250 वोट होने चाहिए थे जी। उनके फिर ये 174-75 वोट कहाँ से है? तो बात ये है, ये वो सियासतदान है, पुराने खिलाड़ी हैं, और हम भी इतने कोई ना तजर्बाकार नहीं है कि जो लगेगा हम कान को देखेंगे नहीं और कुत्ते के पीछे दौड़ पड़ेंगे। मेरा ख्याल है कि किसी ने कहा कुत्ता कान ले गया, तो पहले कान को देखा जाता, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कान को देख लेते हैं। अगर कान मौजूद है तो कुत्ते के पीछे नहीं दौड़ते हम। ये पुरानी बात है कि कोई कहेगा तो हम उस पर इनायत हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हमें पता है, और हमें कौन बताएगा कि वोट किसने दिया किसने नहीं दिया, सब पता है। आपको पता है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर भी हैं। आंख नाक कान बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एक एक शख्स का पता है, एक एक वोटर का पता है, किसने वोट दिया किसने नहीं दिया। किसी के बयान देने से और यूसुफ रजा गिलानी के बताने से हमें कुछ नहीं मिलना। वो तो ब्लफ कर रहे हैं, वो डाइवर्ट कर रहे हैं, वो घुमा रहे हैं, वो उसको अपनी वो कहते हैं ना, वो जो उनकी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ, वो जो उनके लेकिन शेख साहब माजरत के साथ इस सारे मामले में एक और लोग भी बात कर रहे हैं कि 3 सालों में प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरह बाकी वज़ीर आज़म और चीफ मिनिस्टर पहले जो हुआ करते थे, MNAs MPs को मुलाकात का मौका देते थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलते। लोग कहते हैं कि बड़े ग्रीवेंसेस हैं, वो कुछ काम करना चाहते हैं, अपने इलाकों में जा नहीं पाते क्योंकि उनके काम नहीं होते हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि ये अभी देखें जिस तरीके से कल इंटरव्यू हो रहा था इनका, परसों परवेज़ इलाही साहब का स्पीकर जो है पंजाब असम्बली के, वो ये कह रहे थे कि जी मैंने इनको इलेक्शन जितवाया, सेनेट में इनकी अपना क्या कहते हैं लोगों को लेके आया PTI के, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्नॉलेज तक नहीं किया। ज़रा कोई शुक्रिया अदा तो करना, क्या कहते हैं मानते ही नहीं कि मैंने कुछ किया। तो मेरा सवाल ये है कि भी क्या पार्टी के अंदर इस तरह के अगर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मिलते ही नहीं, वक्त ही नहीं देते प्राइम मिनिस्टर। आमतौर पर वैसे हम देखते भी हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब MNAs MPs को कम ही मिलते हैं जी। सही, इसका जवाब एहतशाम साहब तफसील से जरा लेते हैं। मुझे एक मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो इस पर मज़्ज़ब भी करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एहतशाम साहब, शेख साहब को तो आपने सुना, वो तो बड़े पुरुमीद लग रहे हैं, और दीगर भी हम हुकूमती लोगों को सुनते हैं, वो भी कहते हैं कि हमारे लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मामलात हल हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, ये वाकई हुकूमत के लिए एक सीरियस क्राइसिस बनता जा रहा है या हो गया है? देखिए, ये तो अच्छी बात है आदिल साहब जिस तरीके से शेख साहब बात कर रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं चाय की प्याली के अंदर एक तूफ़ान है। हो सकता है ऐसे ही अल्टीमेटली इस तरह ही लगे। बहरहाल इमरान खान साहब की इतनी टॉवरिंग पर्सनैलिटी है पार्टी के अंदर, इतनी आसानी के साथ उनको कोई डिफाई नहीं करेगा, लेकिन डिफाइंस बहरहाल तो शो की गई है। अब 2-3 चीज़ें हैं सोनिया जो जिसको लोग देख रहे हैं, वो ये है कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी बुज़दार साहब की अपॉइंटमेंट पे आज भी बड़े लोगों के सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शेख साहब भी इस पर ज़रूर बात कीजिएगा। और कहने वाले कहते हैं, मुख्तदर हल्के भी ऐसे ही सोच रहे हैं। इसी तरह नाम लेते हैं आज़म खान का, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और KP के जो महमूद खान है, लेकिन कहा जा रहा है इन पे ज़्यादा आजकल फोकस है। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये भी एक तरीका है करवाने का। आप देख लें, इस ग्रुप के लोगों ने कल से कहना शुरू किया, पहले नहीं कह रहे थे। उन्होंने बुज़दार साहब को हटाने का भी मुतालबा शेख साहब किया है। वो कहते हैं कि इंतकामी कार्रवाइयाँ ये जो है ना, ये हमारे ख़िलाफ़ करवा रहे हैं। तो वो इनडायरेक्टली यही लगता है कि जी ठीक है, इनसे जान छुड़ाने का। कहने वाले लोग कहते हैं कि शायद JKT जहांगीर खान तरीन के ज़रिए भी ये काम करवाया जाएगा। लेकिन जिस अंदाज से शेख साहब सियासी तौर पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लोग कहते हैं कि JKT को इतना हल्का ना लिया जाए, और ये कि अगर ये 10 बंदे उनके MNA हैं और 6 बंदों की वैसे हुकूमत कायम है कौमी असम्बली में। प्राइम मिनिस्टर हमारे चीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, और इमरान खान साहब वो कह रहे हैं कि जी अगर ये आके मैदान में कह देते हैं, और जिस तरह के राजा रियाज कहते भी रहे हैं कि जी हम हर सूरत में हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो हम बजट में साथ नहीं देंगे। तो आपको लगता है कि अगर मुतालबात मान लिए गए तो क्या मुतालबात मानने का मतलब ये है कि कोई रिलीफ मिलेगा, और रिलीफ मिलेगा तो क्या इनके केसेस पे हाथ खुला रखा जाएगा जहांगीर तरीन पे? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि
बात यह है कि आपने कहा कि इनको हल्का ना लिया जाए, तो बिल्कुल ही हल्के नहीं है। तहरीक इंसाफ का कोई भी रुकन पार्लियामेंट, बच्चे मैं समझता हूँ किसी भी पार्टी का जो रुकन पार्लियामेंट होता है वो हल्का नहीं होता। और ये तो हमारे तहरीक इंसाफ के हमारे साथी हैं, हमारे लिए मोअज़्ज़िज़ हैं, हमारे लिए भारी हैं। हम इनकी बात सुन रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं। इन्होंने अपने एक दो लोग बीच में छोड़ दिए हैं जो इसीलिए कि जी जरा माहौल को कहते हैं ना, तड़का ला के रखो, तुसी तो तड़का ला के रखो, जरा थोड़ा रोला शाला पा के रखो। वो दो तीन लोग रोला पाने के लिए, तड़का लाने के लिए, बाकी तमाम चीजें कंट्रोल में है, तमाम राब्ते में है। हमारा बजट इंशाल्लाह, बजट में पहले भी होता, हर बजट से पहले कोई ना कोई होता था कि बजट कैसे पास होगा। तो अगर कोई बजट में वोट नहीं करेगा तो फाइनेंस बिल के ऊपर वोट देना होता है या घर जाना होता है। तो मैं नहीं समझता कि ये ऐसी पोजीशन में कोई है कि वो घर जाना पसंद करेगा और उसके बाद दोबारा अपने 17,000 वोटों पे जाकर स्टैंड करेगा जो उसको पहले 2013 में मिले थे। लेकिन बात यह है कि मैं हम बिल्कुल इनको, ये नहीं हो रहा कि हम इनको सीरियस नहीं ले रहे, हम इनको बहुत सीरियस ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इनसे रवाबित जारी हैं। और देखिए, इंतकामी कार्रवाई का तो तहरीक इंसाफ सोच नहीं सकती, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ गुलजार साहब पार्टी की पॉलिसी पे चल रहे हैं। पार्टी की पॉलिसी चेयरमैन की पॉलिसी होती है और हमारे चेयरमैन की पॉलिसी में कहीं इंतकामी सियासी कार्रवाई, सियासी इंतकाम नहीं है। तो अगर कोई समझ रहे हैं तो लाजिम है, तो और क्या इल्जाम लगा सकते हैं? ये तो कहेंगे नहीं कि गुलजार साहब हमारी बकरी चोरी शेख साहब एक चीज बताएं, शेख साहब एक चीज बताएं कि फर्ज करें जो कहा जाता है कि जी उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे, दूर हो जाते। मेरा सवाल आपसे कि तहफ़्फ़ुज़ात अगर आप दूर कर देते हैं उनके, तो बुनियादी सवाल तो यही कर रहे हैं कि जी जहांगीर खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई, केसेस बनाए जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपको क्या लगता है कि जी लोग फिर क्या समझेंगे अगर उनके खिलाफ इंक्वायरी रुक जाती है, केसेस रुक जाते हैं, तो लोग तो यही कहेंगे जी यू टर्न ले लिया और एनआरओ दे दिया। लोग तो अभी से कहना शुरू हो गए। आपके ख्याल में फिर बीच का रास्ता क्या होगा? देखिए, एक चीज आप मेरी भी सुन लीजिए, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ बड़ा छोटा सा। देखिए, इंतकामी कार्रवाई तो जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं होगी, किसी के खिलाफ भी नहीं हो सकती। तो सोचे बिना कि किसी वजह से किसी हुकूमती हरबे इस्तेमाल किया जाएंगे। इंतकामी कार्रवाई तो वो डील में हो ना हो, किसी के खिलाफ नहीं होनी। पहले प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं, जहांगीर तरीन साहब तो अपने हैं, परायाओं के खिलाफ भी इंक्वायरी, इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी। लेकिन दूसरी बात जो आपने की, एनआरओ नहीं देंगे इमरान खान साहब। इमरान खान साहब की किताब में नहीं है। मसलहत की बुनियाद पे किसी को हल्का करना, किसी को तेज करना, किसी को छोड़ देना, किसी से ब्लैकमेल हो जाना, वो तो पहले दिन से ये रौला ही नहीं चलता। एक साल पहले मसला सेटल हो जाता अगर वो कहते कि ठीक है हम इस मामले में इंक्वायरी नहीं कराना चाह रहे। देखो, पाबंदी तो नहीं थी ना, किसने कराई आज तक? आप बताइए, किसने कराई आज तक अपनी गवर्नमेंट में किसी इशू पे इंक्वायरी? सिर्फ इमरान खान ही एक वो लीडर है जिसने चीनी की इंक्वायरी कराई, जिसने वो पेट्रोलियम के इशूज के ऊपर इंक्वायरी कराई, जिसने रिंग रोड के ऊपर इंक्वायरी कराई, खुद करवाई। कोई नहीं कराता है जी, खुद कोई नहीं कराता, पता ही नहीं चलता कि चीनी का इशू क्या है। अच्छा हलीम आदिल शेख साहब, आपने कहा कि वजीर आजम किसी सूरत एनआरओ नहीं देंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ जहांगीर तरीन बल्कि जहांगीर तरीन साहब के साथ जो लोग हैं वो भी मुसलसल ये इल्जाम लगा रहे हैं कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयां कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज जहांगीर तरीन साहब ने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि इंतकामी कार्रवाइयां हमारे खिलाफ पंजाब हुकूमत कर रही है और ये इंतकामी कार्रवाइयां अगर बंद नहीं हुई तो फिर हम अगला लाहेमल देंगे। जाहिर है वो इशारा दे रहे हैं कि बजट में हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तहरीक अदम एतमाद की भी कहीं ना कहीं बातें हो रही हैं। तो फिर हुकूमत के पास तो दो ही ऑप्शन रह जाते हैं ना जब इस तरह की धमकियां दी जाती हैं। खुद जहांगीर तरीन साहब बात करते हैं, एक तो हुकूमत जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर ले, दूसरा अगर कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में भी हुकूमत नहीं आती है, आप कहते हैं एनआरओ नहीं देंगे, तो फिर तो हुकूमत को खतरा है। देखिए, पीडीएम 11 जमातें, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नवाज जरदारी, मौलाना, स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर अपने जगह पर खड़े रहे, अपने स्टैंड पर खड़े रहे, अपनी बात पर खड़े रहे। ये हमारे अपने हैं, कुछ नहीं होने जा रहा। इन लोगों ने कल 40 लोग होने का दावा कर रहे हैं और कल इन्होंने हलफ लिया है, कुरान पाक पे हलफ लिया है, जहांगीर तरीन साहब के हम साथ हैं, कुछ भी हो जाए हम जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं। अगर ये 40 लोग मिल जाते हैं और हुकूमत के खिलाफ कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो फिर आपकी हुकूमत को खतरा हो सकता है। देखिए, जहांगीर तरीन साहब के साथ तो 40 लोग अगर हैं तो हम तब भी उनके साथ हैं। हमारी तहरीक इंसाफ के रुकन है वो, हम कौन से उनके खिलाफ हैं? तहरीक जहांगीर तरीन साहब के हम कौन से दुश्मन है? हमारे साथी हैं वो। एक इशू है, वो लोग बिल्कुल साथ है, 50 दफा बिल्कुल अच्छी बात है उनके साथ रहे। लेकिन जहांगीर तरीन साहब खुद कह रहे हैं कि हमें इमरान खान से कोई लड़ाई नहीं है। उनके इशूज अगर मौजूद है रिजॉल्व हो जाएंगे। इमरान खान से तो जहांगीर तरीन साहब का कोई, क्योंकि वो जानते हैं इमरान
खान साहब को कि इमरान खान साहब सियासी इंतकाम पे यकीन नहीं रखते, दुश्मनी पे यकीन नहीं रखते, तो जहांगीर तरीन साहब तो सब गलत ले लें, हम बगैर हलफ के भी उनके साथ हैं क्योंकि हमारे दोस्त हैं, साथी हैं। लेकिन केसेस को उन्होंने खुद मुंह देना है, अपने केसेस को मेरिट के ऊपर उन्होंने निमटना है, कानून के जरिए, इंसाफ के जरिए, अदालतों के जरिए, इंक्वायरी में अपने आप को पेश करके। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है, मुझे ब्रेक के लिए जाना है, ब्रेक पर जाते हैं नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। शेख साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आपको नहीं लगता कि 2.5 साल रह गए हैं आपकी गवर्नमेंट को और ये जो चैलेंजेस हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं, इन चैलेंजेस से निमटना मुश्किल होता जा रहा है? एक तरफ हम देखते हैं ऑपोजिशन है, दूसरी तरफ माफियाज हैं, फिर पार्टी के अपने अंदर जो इख्तलाफात मौजूद हैं, तो 2.5 साल मजीद जो रह गए हैं उसमें ऐसा लगता है कि इन्हीं मामलात में उलझते हुए गुजर जाएंगे, तो फिर वोट लेना आप नहीं समझते कि कारकर्दगी की बुनियाद पर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि कारकर्दगी का मतलब और मकसद ही इस वक्त अवाम को समझ आ रहा है। पहले शॉर्ट टर्म पॉलिसीज बना करती थी, एक गवर्नमेंट आती थी और वो अगले इलेक्शन में जीतने के लिए 5 साल मंसूबे बनाती थी। अब अगला इलेक्शन हमने कैसे जीतना है, लेकिन हमें तो अपनी अगली नस्लों के लिए मंसूबे बनाए हैं कि अगले 50 साल कैसे चलना है और हमारी आइंदा नस्लों ने कैसे तरक्की करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती तो क्या होता कि जी ये डॉलर को इधर रखना है, इधर सब्सिडी देनी है, इधर सबको खुश रखना है, बाकी पीछे से खोखले होते जाते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह जिस अंदाज से हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, रोशन डिजिटल अकाउंट की सूरत हाल है, जिस अंदाज से करंट अकाउंट डेफिसिट का मामला, ये वो चीजें आम आदमी आप कहेंगे, वो कहते नहीं हमारे तो तेल महंगा हो गया, दाल महंगा, आप हमें क्या सुना रहे हो, ये एक्सपोर्ट बढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया, हमारी स्टॉक यहाँ चली गई, डॉलर नीचे आ गया, ऊपर चलिए, लोग कहते हैं। लेकिन रियलिटी यही है कि मुल्क जब आगे बढ़ता है, इकोनॉमी ने आगे जाना होता है, इन तमाम इंडिकेटर्स के ठीक होने के बाद मुल्क ठीक होता है। शेख साहब, इस हद तक तो आपकी बात बड़ी वजन वाली है। ठीक है, लॉन्ग टर्म जो प्लान बना रहे हैं आप, प्रोजेक्ट लेके आएंगे, आपके मुखालफिन भी इस बात को शायद कहीं ना कहीं मानते तो होंगे कि जी लॉन्गर टर्म में चीज़ों को देखें तो सूरत हाल बेहतर लगेगी। लेकिन लोग सवाल ये कर रहे हैं कि जी चौथा फाइनेंस मिनिस्टर आपने लगाया है शौकत तरीन साहब को, और प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं, और जो बात मैं सवाल भी आपसे यही पूछ रहा हूँ, वो कहते हैं कि महंगाई बड़ा एक इशू है, मैं सिर्फ और सिर्फ शौकत तरीन को लेके इसलिए आया हूँ कि महंगाई को दूर करे और रेवेन्यू को बढ़ाए। तो आप नहीं समझते कि खासा वो गुजर गया है, महंगाई जो है ना वो आप देख लें, बावजूद इस बात के शुगर स्कैंडल अनर्थ हो गया, सब कुछ हो गया, चीनी फिर 120 पे खड़ी है। वो अयूब खान के ज़माने में 4 आने चीनी जो है ना, मुझे याद है, छोटे थे हम, बढ़ गई थी और उनको जाना पड़ा था। अब नहीं आप समझते हैं कि ये मामला रिवर्स नहीं हुआ, एक्शन भी नहीं हुआ और चीनी जो है ना वापस अपने 54 रुपये पे नहीं आई। अब हुकूमत ने मुकर्रर, लाहौर हाई कोर्ट ने 85 रुपये की, वो भी नहीं बिक रही, अपना मिल रही लोगों को, लाइनों में लग के। और रोज़ाना आप देख लो अपोजिशन मजाक उड़ा रही है कि जी एक किलो चीनी लेने के लिए लोगों का जो रुस्वा किया जा रहा है लोगों को उनका, और जनाब एक निशान लगाया जाता है बाकायदा, उनकी गैरत और हमीयत को ललकारा जाए, इस तरह की लोग बातें करते हैं। तो आप नहीं समझते ये मुश्किल हो गया आपके लिए इन दो चीज़ों को संभालना? श्याम भाई, आपने 2 बड़ी अहम बातें की हैं। पहले मैं एक को रिस्पॉन्ड कर दूं आपसे कि जी चौथा वजीर खजाना क्यों आया, एक ही चलना चाहिए था। तो हमारे सिंध में 13 साल से एक वजीर खजाना है और सिंध में 7,880 अरब रुपए बजट आया, 7,880 अरब रुपए, जिसमें से सिर्फ 1650 रुपए डेवलपमेंट का बजट है। और आज सिंध की, मैं सिंध से ज्यादा नहीं जा रहा, आप कहेंगे मैं अपने सब्जेक्ट पे चला गया, थोड़ी सी मिसाल दे रहा हूँ आपको कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सिंध की रिपोर्ट है कि इस 5 साल में जो 707 अरब डेवलपमेंट के थे, उसमें से 610 अरब खर्च हुए और उसमें से भी 257 अरब करप्शन की नजर हो गई। इसका मतलब है 44%, मतलब 7,880 अरब में से सिर्फ 1650 का डेवलपमेंट का बजट, उसमें से 44% करप्शन की नजर। पीएनडी कह रहे हैं ना, नैब कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ ना, आप कह रहे हैं ना, ऑडिटर जनरल कह रहा है, और 750 अरब तकरीबन समझिए जाया कर दिए।
क्या इसके बावजूद 13 साल से मुराद अली शाह जैसे वजीर खजाना को रहना चाहिए? आज मुराद अली शाह साहब ने वजीर खजाना अपना सेकंड खजाना वो रखा हुआ है, जो साहब प्ली बारगेन करके अब दोबारा वापस आए हैं। बात यह है कि अगर कुछ नहीं चल रहा, देखिए कोई अगर बॉलिंग ठीक नहीं कर रहा तो जरूरी नहीं है कि जी इसको 10 ओवर कराने आया था इसी को 10 ओवर देने हैं। कप्तान का मतलब ये होता है कि अगर कोई बॉलर ठीक नहीं चल रहा चेंज कर दो, टीम चेंज कर लो, मुल्क को जिताना है, सीरीज जितानी है। नहीं तो ठीक था, मुराद अली शाह की तरह चलते रहे तो 13 साल में सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया। शेख साहब, लोग कहते हैं कितने तजर्बे करेंगे, ये तजर्बे जो है वो कहते हैं, अपोजिशन वाले इल्जाम लगाते हैं कि जी कोई भी बंदा आपके पास ढंग का नहीं है कि जो 2, 4, 6 महीने 8 महीने काम कर सके। वो कहते हैं ये तजर्बात की नजर हो जाएगा पीटीआई का सारा दौर। करेंगे हम साल भी कर सकते हैं, हम बेहतर से बेहतर की तलाश में, पाबंदी नहीं है। किसी ने नहीं कह दिया कि किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। और ये भी इल्जाम लगाते हैं मुखालिफिन शेख साहब के 22 साल की स्ट्रगल की आप बात करते हैं, तो 22 साल में क्या इमरान खान से एक टीम नहीं बनी? देखिए टीम बन चुकी है, हम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई विकेट कीपर हमारा ठीक नहीं बन पाया तो हम चेंज कर रहे हैं, कोई स्पिनर हमें ठीक नहीं मिल पाया तो हम चेंज कर रहे हैं, कोई स्पिनर अपनी लाइन भूल गया तो उसे चेंज कर रहे हैं। बात यह कि टीम मौजूद है, टीम इज देयर, मिनिस्ट्री लोगों के पास है। बात ये अगर आप उसी रवानी के साथ डार जैसा आपको वजीर खजाना चाहिए जो मुल्क को लूट लाट के मनी लॉन्ड्रिंग करके भाग जाए मुल्क से बाहर। मसला ये है शेख साहब के वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, बहुत कम टाइम रह गया है आपको। इंशाल्लाह कोई वक्त कम नहीं है, मुकाबला भी सख्त है। ये 2.5 साल भी हमारे हैं, अगले 5 साल भी हमारे हैं। इंशाल्लाह ये कौन किरदार है, ये हमारे आइंदा नस्लों के लिए कौन काम कर रहा है। अब देखिए ना, कोविड की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई है, हमारे पास तो नहीं है। तो पूरी दुनिया से भी हम इस वक्त सस्ते चल रहे हैं, लेकिन आप देखिए हमारे हर चीज लोग ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, गन्ने का रेट पूरा मिला है। ये बातें आपकी अपनी जगह, लेकिन शेख साहब 1, 2, 2.5 साल के बाद आपने उसी अवाम के पास दोबारा जाना है वोट मांगने के लिए, तो जब अवाम मुतमईन नहीं होगी तो फिर आप कैसे बात करें? लोग कहते हैं कि कहीं बेखबरी में ना मारे जाएं शेख साहब। अब हमने चीजों को ठीक कर लिया है। कुछ बहुत बड़ा गन था, कर्जे थे, ब्यूरोक्रेसी उनकी लगी हुई थी, कोई हिलने नहीं दे रहा था। सर कभी मौलाना साहब आ जाते थे, कभी पीडीएम आ जाती थी, कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन राइट ट्रैक, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इस 2.5 साल इस दौरान कोविड भी आ गया ना। कोविड 2013 की हुकूमत को मिला, 2018 को मिला। कोविड आ गया, अगर चंद चीजें महंगी है, लेकिन उसकी भी अगर आप देखें पूरी दुनिया से महंगाई हमारे पास कम है। हमारे यहाँ चीजें आप देखिए ना, किसानों में मैं बता रहा था, आपने बात काट दी मेरी, कि एक दफा गंदम का रेट पूरा मिल गया, गन्ने का रेट पूरा मिला, किसानों में खुशहाली आ रही है। लोग मतलब कुछ बाइंग पावर होती है तो कुछ कर रहा होगा। ट्रैक्टर ज्यादा बिक रहे हैं, मोटरसाइकिल ज्यादा बिक रहे हैं। लाजमी बात है कि अगर कहीं प्रॉब्लम है तो अच्छाई भी है। अब वो दुम पकड़ ली गई है, आटा चीनी, बिल्कुल आटा चीनी एक इशू है, और उसको रिजॉल्व करने की हम समझ रहे हैं कि एक बहुत बड़ी माफिया से टकराव है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दीगर जगहों के ऊपर बहुत बेहतरी है। आज देखिए ना, इस सूरत हाल में कितना बड़ा एहसास इमरजेंसी कैश का प्रोग्राम चला है, अक़वाम मुत्तहिदा तक उसकी तारीफ कर रहे हैं। अभी कामयाब जवान का प्रोग्राम लेकर आया जा रहा है, 20-20 लाख का लोन दिया जाएगा नौजवानों को, जो कि विदाउट इमरान खान का इत्मीनान है अपने जवान पर, पाकिस्तानी कि 20 लाख का लोन विदाउट एनी कोलेटरल उसको दिया जाएगा, उसके कमिटमेंट पे। बिल्कुल शेख साहब, ये कुछ अच्छी चीजें हैं जिस पर जाहिर है अप्रिशिएट करना बनता है, लेकिन जाहिर है एहतशाम साहब जिस तरह से बात कर रहे थे कि आटा और चीनी ये 2 ऐसे मसले हैं, अगर इन पर काबू पा लिया जाए तो फिर मेरे ख्याल से सर्वाइव करना आसान हो जाएगा आगे गवर्नमेंट के लिए। बहरहाल एहतशाम साहब जरा आगे चलते हैं। आज पंजाब की सियासत में एक और बड़ी हलचल देखने में सामने आई है, और तकरीबन 2.5 साल के बाद चौधरी निसार साहब ने भी फैसला कर लिया है कि हल्फ उठाया जाए, और पीर को वो हल्फ उठाने जा रहे हैं। क्या समझते हैं, कितनी बड़ी पेशरफ्त है ये? देखिए, एक हफ्ता पहले आपको याद होगा कि खबर आई थी कि जी चौधरी निसार साहब ने फैसला कर लिया हल्फ उठाने का। फिर 2 दिन के बाद तरदीद आ गई कि जी वो हल्फ नहीं उठाएंगे। फिर एक खबर आई कि जी वो रिज़ाइन करेंगे, उनके साहबजादे गालिबन चौधरी जुनैद अली खान का नाम है, वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अब एकदम से डेवलपमेंट हुई और उनका फ़ैसला उन्होंने किया है कि जी वो हल्फ उठाएंगे। मैं उसको शेख साहब इस तनाज़र में देख रहा हूँ कि आज चारसदा जब गए थे शहबाज शरीफ साहब बेगम वली खां के अफसोस के लिए वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्हें कहा, जब सवाल पूछा गया जहांगीर खान तरीन के बारे में, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया
कह लेंगे जी देखें, बात यह है कि पार्टी हमारी जो है ना इस मसले पे मुशावरत कर रही है कि हमें क्या करना चाहिए, और फिर उनको फ़ौरन ख्याल है कि शायद गलत हो गया। उन्होंने कहा जी नहीं, ये हमारा मसला नहीं है, ये तो इंटरनल पीटीआई का मसला है, वो जाने और पीटीआई जाने, हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। अब शहबाज शरीफ साहब की आज भी आप देख रहे हैं तो निसार से दोस्ती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी अगले सेटअप में या मौजूदा सेटअप में कहीं ना कहीं उनकी एंट्री दोबारा लेके आनी है। कुछ लोग कहते हैं कि जी एक बेहतरीन मौका था जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो वाहिद बंदे हैं जिनको उन्होंने खुद ऑफ़र किया था तो निसार को कि मेरी पार्टी में आ जाएं। उस वक्त आते तो कहा जाता है 40-45 आदमी उनके साथ थे। अब तो बड़ा वक्त गुजर भी चुका है, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं स्टॉलवर्ट अभी भी सियासत के हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जहाँ करीब रहे हैं। लिहाजा वो कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब के साथ भी उनकी बनती है, तो यू नेवर नो कि अगले सेटअप में कोई बात बन जाए या इसी सेटअप में कोई अपनी कोई कहानी बना लें। तो शेख साहब, आप कैसे देखते हैं इस बड़ी डेवलपमेंट को? चौधरी निसार साहब ने बाकायदा तौर पर हलफ उठाने का कह दिया है, मंडे को हलफ ले रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ तब्दील होने जा रहा है पंजाब की सियासत में? देखिए, उसकी दो वजूहत है। एक तो चौधरी निसार साहब बहुत बावकार किस्म के सियासतदान हैं। वो हमारा उनसे इख्तलाफ हो, बेशक नजरियाती इख्तलाफ हो, पोलिटिकल इख्तलाफ हो, लेकिन वो बावकार और एक अच्छे सियासतदान है, अच्छा उनका नाम है। मैं समझता हूँ कि एक तो जो ऑर्डिनेंस आया है, जो जिस अंदाज से इलेक्टोरल सिस्टम पे, उसके अंदर ये हुआ है कि जी हल्फ उठाने का भी एक टाइम मुकर्रर कर दिया गया है। उस वक्त तक अगर कोई हल्फ नहीं उठाएगा तो उसको फारिग कर दिया जाएगा। तो उसके बाद लाजमी बात है कि चौधरी निसार अली खान साहब काफी अरसे से आउट रहे हैं। वो समझ रहे होंगे कि उनकी आबाई सीट है, अगर बाई इलेक्शन हुआ तो यहाँ क्या बनेगा। लाजमी बात है इस वक्त हल्फ उठाना उनकी मजबूरी है। और इसको दूसरा एंगल लोग पिछले दिनों समझ रहे थे कि न जाने किसी डील के तहत वो आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हल्फ उठाना टेक्निकली भी उनको जरूरत है। दो चीजें हैं, एक तो यह है कि अगर वो जाते हैं तो इसके बाद काफी अर्से से मार्केट में नहीं रहे हैं, उन्हें खदशा होगा, चूंकि बहुत बड़ी सीट को एनए की हार चुके हैं। नेशनल असेंबली की सीट चौधरी निसार अली खान के लिए हारना एक बहुत बड़ा धचके से कम नहीं था। और इस सूरत हाल में कि वहाँ सरवर खान साहब जो है अपने बड़ी मजबूत गिरफ्त बना चुके हैं। शेख साहब इसी वजह से वो हल्फ नहीं उठा रहे थे। वो ये कहते थे कि मैं 32,000 वोटों से मैं एमपीए बना हूं, तो ये कैसे हो सकता है कि एक जगह से एमपीए बनूं, उसी सीट से मैं हार जाऊं। तो वो कहते थे धांधली हुई है मेरे खिलाफ। देखिए धांधली तो हर शख्स कहता है कि जो हारता है वो कहता है धांधली हुई है। इसी धांधली के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी आ रही हैं। लेकिन अब वो बजाय इसके कि एक सीट को फिर खो दे और फिर हार जाए और फिर वो कह के धांधली हो गई, उन्होंने समझा होगा बेहतर है जो वटिया तो खटिया, ये ना हो कि आधी छोड़ पूरी को जाए, आधी मिले ना पूरी पाए। इसलिए चाह रहे हो कि चलो एक सीट तो रखो, अपनी नुमाइंदगी तो रखो। चूंकि देखिए इलेक्टोरल सिस्टम में अगर कोई अपने ग्राउंड छोड़ देता है किसी को, आपको पता होगा कितने सारे लोग, आप तो माशाल्लाह बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, और सॉरी तजिया ने कहा है श्याम भाई कि 85 में जो लॉट आई थी जब लोगों ने इलेक्शन का बाइकआउट किया था, तो एक बहुत बड़ी लॉट आ गई थी और वो आई गई फिर ऐसी आई कि वो वजीर आजम भी बन गया, आई के जान नहीं छोड़ाई जा रही उस लॉट से। बात यह है कि कोई अपनी जगह छोड़ता नहीं है, तो कुर्सी पे भी बैठ जाए ना तो उसको हटाना मुश्किल हो जाता है। ये म्यूजिकल चेयर है, जो गया तो गया। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो, मेरी एक अदना सी राय है, पॉलिटिकल वर्कर की राय, कि वो अपने ग्राउंड को नहीं छोड़ना चाह रहे होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बावकार सियासतदान है, वो किसी, मैं नहीं समझता कि किसी वो मुहिम जुई के अंदर आ रहे होंगे, वो चीज बचाकर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पक्की कर रहे हैं। लेकिन एहतशाम साहब, कहीं ना कहीं चौधरी निसार साहब के हलफ लेने का जो मामला है उसे इस बात से भी जोड़ा जा सकता है कि जैसे बातें हो रही हैं कि शहबाज शरीफ के मामलात बेहतर होने जा रहे हैं, इसके साथ साथ चौधरी निसार के भी ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ करीबी रहे हैं, फिर मोहम्मद जुबैर साहब का बयान देखें तो इनको लिंक किया जा सकता है। देखिए वो तो कुछ लोग कहते हैं कि ये भी एक बयान उनके गले पड़ गया था, जो बयान दिया था वो, जो उन्होंने कहा था हमारी सुलह हो गई है, और साथ उन्होंने कहा कि जी पिंडी से हमारे जुबैर साहब कह रहे थे कि ठंडी हवाएं आ रही हैं, और कह लेंगे यही बात पीटीआई के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, बनी हुई है। अब बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि जी ऐसे बात नहीं हो गई थी, इसमें कोई ना कोई हकीकत है, बाज़ों का चीज़ें देर से शेप अप होती हैं। लेकिन बात, अब नवाज शरीफ साहब खामोश हैं, मरियम का भी आप देख, नवाज का भी आप जी ट्विटर अकाउंट बंद है, शायद खकान अब्बासी साहब भी शायद इतने सख्ती से नहीं बोले। एक आध जगह बाय द वे शेख साहब उन्होंने बड़ी हमायत भी की है, पर परसों तो किसी इशू के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट भी किया, कश्मीर के मसले पे। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बड़ी बातें हो रही थी कि मरियम साहबा रोज़ कहती हैं कश्मीर भेज दिया, तो
तो उन्होंने कहा था, प्राइम मिनिस्टर का बयान है कि जी जब तक के कश्मीर का ये 370 जो है ना तब्दील नहीं होता, कश्मीर की सूरत बहाल नहीं होती, तो हम कभी बात नहीं करेंगे। तो शायद हकान अब्बासी ने पहली मरतबा प्राइम मिनिस्टर के इस कदम को बड़ा सराहा था। देखना है कि मामलात किस तरफ जाएंगे। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर रहनुमा PTA हलीमा आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।